अभी हम लोग देखने जा रहे हैं एलसी ऑक्सीलेशंस या टैंक सर्किट। इसकी एक मैंने T/2 यानी टाइम पीरियड के हाफ तक का 5 स्टेजेस बना दिए जो कि आपको दिखाई पड़ी। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। इसमें हम ये देखेंगे कि एक बार जब हम एलसी सर्किट लगाते हैं, ये इंडक्टेंस लगाया हुआ है, इंडक्टर लगाया हुआ है, ये कैपेसिटर है, और इस कैपेसिटर को जब हम चार्ज कर देते हैं, फुली चार्ज करके फिर इससे कनेक्ट कर देते हैं, तो इनके बीच में ऑक्सीलेशंस जो होते हैं वो ऑक्सीलेशन चार्जेस के किस तरीके से होते हैं ये इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो देखिए, इसको हमने इंडक्टर से लगाया कैपेसिटर को, तो कैपेसिटर में ये प्लस चार्ज दोनों इस माइनस के पास जाना चाहते हैं, लेकिन जाने का रास्ता इधर से तो है नहीं क्योंकि ये कैपेसिटर है, बीच में गैप है। इनके पास एक दूसरा रास्ता मिलता है जो इस वायर से होके जाता है, जहां पर से ये जा सकते हैं। तो जब ये जाना शुरू करते हैं चार्जेस, यानी चार्जेस यहाँ से मूव करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे मूव करना, ये देखिए, तो जैसे ही मूव करना शुरू करेंगे फ्लक्स में चेंज होगा, और फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इंडक्टर एक अपोजिट लेंज लॉ के बेसिस पे अपोजिट ईएमएफ बनाना शुरू कर देगा, यानी उस करंट को जो चार्जेस मूव कर रहे हैं उसको वो थोड़ा डिले करता है, रोकता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी होती है वो। फिर ये चार्जेस जाते जाएंगे, और सारे चार्जेस जब जा रहे होंगे तो उस समय इस स्टेज पर जो करंट होने वाली है हमारी, वो करंट मैक्सिमम मिलेगी हमें। जब सारे चार्जेस मूव कर जाएंगे यहाँ पर, तो उस समय मैक्सिमम करंट जा रही होगी, और मैक्सिमम जाने के बाद ये इसके अंदर मैग्नेटिक जो फील्ड है वो भी सबसे ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो खत्म हो चुका होगा क्योंकि इसके अंदर चार्जेस रह नहीं गए, सारे चार्जेस इधर जा चुके हैं, नलीफाई हो चुके हैं। अब क्या होगा, जब करंट पूरी मैक्सिमम हो गई तो अब करंट मैक्सिमम से गिरनी शुरू होगी। पहले यहाँ क्या हो रहा था, शुरुआत में करंट धीरे धीरे बढ़ रही थी करंट, तो बढ़ने के वजह से, चेंज होने की वजह से यहाँ पे फ्लक्स भी बढ़ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो रहा था, और यहाँ पर मैक्सिमम लेवल पर आई मैक्स पे करंट जा चुकी है। अब उसके बाद चार्जेस क्योंकि पीछे है नहीं तो ये बढ़ेगी नहीं, अब गिरनी शुरू होगी। जब ये गिरनी शुरू होती है स्टेज नंबर 4 में, तो भी ये इंडक्टर इसका अपोज करना चाहता है क्योंकि उसका बेसिक प्रॉपर्टी यही है लेंज लॉ के बेसिस पे। तो अब ये अपोज क्या करेगा, जब करंट गिर रही है कि करंट गिरे नहीं, तो उसको सपोर्ट करता है करंट को और पुश करता है चार्जेस को, जिससे यहाँ पर चार्जेस आने शुरू हो जाते हैं। और ये चार्जेस जितनी इसने मैग्नेटिक एनर्जी यहाँ स्टोर की हुई है, जितनी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैग्नेटिक एनर्जी इसको मिली हुई है, वो सारी मैग्नेटिक एनर्जी खर्चा कर देता है चार्जेस को इधर पहुंचाने के लिए। तो ये पूरी चीज इस तरह से ऑक्सीलेट करती है। शुरुआत होती है जब चार्जेस होते हैं वो एक प्लेट पे प्लस चार्ज है, दूसरे पे निगेटिव, और इलेक्ट्रिक एनर्जी पूरी है इस कैपेसिटर के अंदर। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑक्सीलेशन के दौरान मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और सेव हो जाती है इंडक्टर के अंदर, और इंडक्टर फिर उस एनर्जी को इन्वेस्ट कर देता है, खर्चा कर देता है किधर को, फिर से प्लेट्स के ऊपर चार्जेस को लाने में। फर्क ये है कि पहले देखिए प्लेट्स के ऊपर जो चार्जेस थे वो प्लस इधर था, माइनस इधर, और यहाँ पर आएंगे तो दोनों की पोलरिटी हमारी बदल चुकी है, प्लस इधर माइनस इधर आ चुका है। तो इस तरह से इधर आते हैं। ये टोटल जो फिनोमिना हो रहा है, ये 1 से 3 तक आने में T/4 का समय लगता है, टाइम पीरियड का 4th पार्ट, और पूरा 1 से लेके 5 तक आने में अपना T/2 यानी हाफ ऑक्सीलेशंस लगेंगे। सेम ऑक्सीलेशंस फिर से रिपीट होंगे और ये चार्जेस वापस यहाँ आएंगे। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 स्टेज बना सकते हैं हम, और 10th स्टेज में क्या होगा, वापस हमें यही डायग्राम मिल जाने वाला है, और पूरा एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट होगा जिसे हम टाइम पीरियड T बोलेंगे। अब इसके नीचे एक टेबल सी छोटी सी बना दी है जिसमें हम समझ सकते हैं कि किस समय मैग्नेटिक एनर्जी ज्यादा है, मैक्सिमम है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे बिहेव कर रही है, करंट कैसे बिहेव कर रही है, और टाइम पीरियड कैसे जा रहा है। तो स्टेज नंबर 1 पर अगर हम देखें, तो स्टेज नंबर 1 पर हम क्या देखते हैं कि जो मैग्नेटिक एनर्जी है, ये जो मैग्नेटिक एनर्जी है ये 0 है स्टेज नंबर 1 पर, क्योंकि यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक एनर्जी पूरी है लेकिन मैग्नेटिक एनर्जी एकदम नहीं है, कोई भी फ्लक्स में चेंज नहीं हुआ, मैग्नेटिक एनर्जी सेव नहीं हुई। जब आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो मैक्सिमम थी इस समय वो घट जाती है इन बिटवीन, यानी इन बिटवीन का मतलब है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच की स्टेज। तो मैक्सिमम मिनिमम के बीच की स्टेज आती है, यहाँ पर ये मैक्सिमम से घट रही होती है और मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है। तो इस समय ये मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और इसकी
इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम हो जाएगी। जब हम आएंगे T/4 पर, तो उस केस में देखेंगे तो जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम हो चुकी होगी। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन भरपूर, यानी मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी जीरो। ये सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? मैग्नेटिक एनर्जी के अंदर। और इसी तरीके से फिर हम देखते हैं कि वापस इसकी जो मैग्नेटिक एनर्जी है वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आनी शुरू होती है, और स्टेज नंबर 4 पर फिर से मैग्नेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फुल हो जाती है। तो ये फिनोमिना, और इसके आगे जो पूरा ऑक्सीलेशन कंप्लीट होता है टाइम पीरियड तक, यही चीजें मूव ऑक्सीलेट करती रहती हैं। करंट की बात करें अगर हम, तो देखिए शुरुआत में कोई करंट नहीं है, क्योंकि इसमें से चार्जेस अभी जाने शुरू नहीं हुए। जैसे ही जाने शुरू होते हैं, मैक्स और मिनिमम के बीच की जो स्टेज होती है वो स्टेज आती है करंट की इसमें। और फिर मैक्सिमम करंट कब होती है? जब सारे चार्जेस इधर से इधर जा रहे होते हैं या चले जा रहे होते हैं। फिर इन बिटवीन चार्जेस आने शुरू हुए, और पूरे चार्जेस जब आ जाएंगे तो करंट फिर फ्लो होना बंद हो जाती है। टाइम पीरियड की हम बात करें तो शुरू में 0 से लेके T/4 तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी खत्म हुई, मैग्नेटिक पूरी हुई, और फिर T/2 तक वापस हमारी इलेक्ट्रिकल फुल हो गई और मैग्नेटिक कम हो गई। अब इसके बाद अगर हम चाहें ग्राफ बनाना कि मैक्सिमम चार्जेस का अगर हम ग्राफ बनाए किस तरह से बिहेव कर रहा है, तो हम ये देख पा रहे थे। अगर हम थोड़ा सा पॉइंट ले लेते हैं, ये देखिए अगर हम इस के चेंजेस का ग्राफ बनाए, तो देखिए जो हमारा चार्जेस का ग्राफ है, जब चार्ज हमारा फुल था उस समय करंट कुछ भी नहीं थी। देखिए स्टेज नंबर 1 पे हमारी करंट कितनी थी? 0 थी, करंट 0 रही। अब जब हमारे चार्जेस पूरे के पूरे खत्म हो जाते हैं प्लेट्स के ऊपर, तो उस समय हमारे पास कितनी करंट होती है, विच इज मैक्सिमम। जो इस फॉर्म में अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए इस स्टेज की बात कर रहे हैं T/4 पर। T/4 पर हमारे पास चार्जेस इस पे खत्म हो चुके हैं और करंट कितनी है? I max करंट है। तो ये पॉइंट, ये अपने ग्राफ के अंदर इधर से ये पॉइंट दिखता है कि जब चार्जेस 0 हुए तो करंट फुल हुई। उसके आगे फिर जब हमारे चार्जेस फुल होते हैं तो करंट फिर नलीफाई हो जाती है, 0 हो जाती है, नहीं मिलती। और इसी तरीके से जब चार्जेस 0 फिर से करंट फुल। तो ये इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि किस तरह ये एलसी सर्किट ऑक्सीलेट करता है। तो ये ऑक्सीलेशन का फिनोमिना होता है, जिस तरह से पूरा ये ऑक्सीलेशन चलता है। अब ये जो ऑक्सीलेशन होता है इसका हमारे लिए यूज क्या है, या हम ये जानना चाहें इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी हम समझ सकते हैं। ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है यहाँ पर, वो ओमेगा की वैल्यू होती है 1/√LC। इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ये मूवमेंट करता है। तो इसके कई एप्लीकेशंस हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने अगर डीसी से इसको चार्ज दिया है, तो डीसी देने के बाद ये ऑक्सीलेट करा रहा है ना, हमारी जो करंट मिल रही है। देखिए करंट का जो हमने डायग्राम देखा था आई का, ये देखिए हमने डीसी की सप्लाई दी और हमें किस तरह की सप्लाई मिलनी शुरू हो गई? हमें एसी की सप्लाई मिलनी शुरू हो गई। यानी हम लोग डीसी से एलसी सर्किट की मदद से, अगर एप्लीकेशन की हम लोग बात करें, तो एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन हमारा क्या हो सकता है कि हम लोग डीसी से एसी का कन्वर्जन कर सकते हैं। और ये बड़ी आसानी से करते हैं। सभी के घरों में इन्वर्टर लगा होता है और इन्वर्टर में हमारा एलसी सर्किट होता है, क्योंकि बैटरी से हमारी डीसी मिलती है और घरों में जो चाहिए वो एसी चाहिए, तो एलसी सर्किट उसको एसी में चेंज कर देता है, जिससे हम घरों में आसानी से यूज कर सकते हैं। दूसरा, कम्युनिकेशंस की अगर हम बात करें, आजकल जितने भी वायरलेस कम्युनिकेशंस हो रहे हैं, वो सारे वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहिए होती हैं, जो आगे हम हमारे कोर्स में भी हम पढ़ेंगे भी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज होना पड़ता है, जिससे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन पाए। और यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ पर हमारा ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही चेंज हो रहा है। अगर इसी के ऊपर यहाँ पर हम एक एंटीना लगा दें, यहाँ पर एक एंटीना लगा दें, मोबाइल वाला एंटीना, तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन करा सकते हैं, और जैसे ही एक्सेलरेटेड मोशन हम करा पाएंगे, यहाँ से कौन सी वेव्स निकलेंगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ जाके इम्पैक्ट करने वाली हैं? ये हम जो मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल में भी एलसी सर्किट होता है। जब भी हमें कम्युनिकेट करना होता है, जब हम नंबर डायल करते हैं दूसरे का बात करने के लिए, तो ये वेव्स हम यहाँ से जनरेट कराते हैं मोबाइल से, और इस एलसी ऑक्सीलेशन से ये वेव जनरेट होती हैं और टावर तक जाती है और बाकी काम सारा कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी जो वायरलेस कम्युनिकेशंस हैं उनमें हमारा एलसी सर्किट का या टैंक सर्किट का बहुत ज्यादा यूज है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसको टैंक सर्किट भी बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? तो देखिए, टैंक सर्किट इसलिए भी बोलते हैं कि जब भी करंट को फ्लो कराना होगा, मजेदार बात, जब भी करंट को फ्लो कराना होगा तो पानी की करंट फ्लो करानी है तो कहां से आती है? टंकी से आती, टैंक से आती है। यहां भी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या करंट फ्लो करानी है हमको तो वो कहां से आएंगी? वो टैंक से आएंगी, इसलिए इसका नाम रख दिया टैंक सर्किट। तीसरा, अब एप्लीकेशन इस तरह तो टैंक सर्किट हो गया। अगर हम एप्लीकेशंस को और आगे ले जाएं तो जो केबल नेटवर्क्स वाले हैं, जो केबल टीवी में हमारे डिफरेंट चैनल्स देते हैं, स्टार टीवी, एम टीवी, वी टीवी, ये डिफरेंट सिग्नल्स कैसे दे पाते हैं? ये सिग्नल्स जनरेट करने के लिए इनको डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज चाहिए होती हैं। इनको क्या चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज चाहिए। ये डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज सारी की सारी एलसी सर्किट से बनाते हैं। एक एलसी सर्किट को ऐसा सेट करते हैं एलसी को कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ये दे देता है, उस फ्रिक्वेंसी पे सिग्नल को लोड कर देते हैं वो। और जो तार हमारे घर तक आया है वो तार में ऐसे कई सारे चैनल्स के सिग्नल्स, स्टार टीवी, एम टीवी, सोनी टीवी और भी जो टीवीज हैं सारे लोड कर देते हैं। और जब हमारे घर तक ये सिग्नल आता है तो हमारे पास घर पर होता है हमारे पास एलसीआर सीरीज सर्किट, जो कि सेलेक्टर सर्किट होता है। वो सेलेक्टर सर्किट इसमें से वो चैनल चूज कर लेता है जो हम देखना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये भी हम यूज कर सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि जो एलसी सर्किट की पढ़ाई हम लोग करते हैं, इसके आज के समय में कम्युनिकेशंस में जितना वायरलेस कम्युनिकेशन है सब में ट्रेमेंडस यूज है। तो इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस, इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो उम्मीद है ये सेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।